स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी के पहुंच के बाहर होती जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार है। अभी एक कोशिश की जा रही है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी, और सरकार में भी कुछ सांसदों ने इस तरह के सुझाव दिए हैं कि सख्त कानून बनाए जाने चाहिए ताकि दवा कंपनियों से जो रिश्वत दी जाती है डॉक्टरों को वो बंद की जानी चाहिए, उसके लिए उन्हें सजा दी जानी चाहिए और यहां तक कि उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द भी किया जाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा जगत में कुछ अन्य तरह के भ्रष्टाचार की भी खबरें आती रहती हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये मेडिकल जगत में भ्रष्टाचार कितना व्यापक है। इस बहस में शामिल हैं डॉक्टर ओपी यादव, जो कि हमारे चैनल के जाने माने चेहरे हैं और राष्ट्रीय हार्ट इंस्टीट्यूट जो है नई दिल्ली में उसके सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। साथ ही हैं डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। और हमने विशेष टिप्पणी के लिए बुलाया है योजना आयोग की सदस्य हमीदा सईद को, जो कि योजना आयोग में स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखती हैं। आप सबों का स्वागत है। डॉक्टर ओपी यादव, आप बताएं कि अक्सर ये इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है और आम लोगों के बीच धारणा है कि काफी ज्यादा भ्रष्टाचार है। सिर्फ दवा कंपनियों से रिश्वत लेने की ही बात नहीं, बल्कि अन्य तरह के भी भ्रष्टाचार हैं। ज्यादा दवा लिखना, ज्यादा जांच करवाना, उसमें कमीशन लेना, जेनरिक दवा नहीं लिखना, मतलब बहुत तरह से भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, इसमें मेरे हिसाब से काफी कुछ सत्य है। और जैसे सोसाइटी में आपने खुद अपने प्रोलॉग में बोला कि पूरा देश को हिला दिया है करप्शन ने, तो मेडिकल प्रोफेशन को आप अलग सोसाइटी से करके नहीं देख सकते। हम भी उसी सोसाइटी के हिस्से हैं। तो करप्शन बिल्कुल है, द गुड, द बैड, द अगली जो एक चीज होती है, हमारे अंदर भी अगली लोग हैं और ब्लैक शीप मेरे हिसाब से शायद ऑनेस्ट लोगों से ज्यादा मात्रा में होंगे। यानी बहुमत उन्हीं का है। जी हाँ, आप मानते हैं? हाँ डॉक्टर अग्रवाल, आप मैं मानते हैं कि बहुमत ऐसे ही डॉक्टरों का है? नंबर्स में डिसएग्री करूंगा। करप्शन अगर हमारे प्रोफेशन में होगा तो हर प्रोफेशन में होगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे प्रोफेशन में बाकी प्रोफेशन से ज्यादा करप्शन है। जैसे आपने एग्जांपल लिया कि जेनेरिक ड्रग्स का, कि डॉक्टर्स लोग जेनेरिक दवाइयां नहीं लिखते। आज हम लिखने को तैयार हैं, सारे डॉक्टर्स लिखने को तैयार हैं, हम जेनेरिक लिखते हैं, मिलती कहां पर है? कहीं मिलती नहीं। क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर में सरकार क्या कहती है कि एक दवाई, सेम दवाई एक कंपनी 2 रुपए की दे रही है, सेम दवाई एक कंपनी 25 रुपए की दे रही है। तो ये किसने अलाउ किया कि 2 रुपए की दवाई 25 रुपए में बेच सकते हो? सरकार कहेगी हम तो अलाउ करेंगे कि 2 की भी बेच सकते हो, 25 की भी बेच सकते हो, लेकिन 25 की लिखो मत। लिखोगे तो आप चोर हो। अगर आप 2 वाली लिख रहे हो तो आप संतो। कहा जाता है कि एक लड़का जब एमबीबीएस में जिस समय उसका नामांकन होता है उस समय वो डायबिटीज के लिए ग्लाइमपेराइड लिख देगा, लेकिन जब वो एमबीबीएस पूरा क्वालिफाइड डॉक्टर होगा तो फिर एमआरएल लिखेगा, तो वही दवा जो 2 रुपए में पूरा पत्ता आ जाता था 10 का। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आज जेनेरिक दवाई लिखता हूं तो केमिस्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी देनी है। या तो आप अमेरिका की तरह करो कि एक ही दवाई एक ही कंपनी की है और जेनेरिक भी है और ब्रांडेड भी है। अगर वो क्या करेगा, वो क्या केमिस्ट वो दवाई देगा पेशेंट को जहां पे उसको मार्जिन ज्यादा मिल रहा है, और चाहे वो दवाई तय करेगा। मरीज क्यों नहीं तय करेगा? उसके पास अगर 10 विकल्प हैं कि इस दवा में फला कंपनी की ये दवाएं हैं और 10 विकल्प है, तो फिर हर केमिस्ट के पास तो नहीं मिलेंगे ना वो विकल्प। या तो ये पॉसिबल, या तो आप ये लॉ लेकर आओ कि हर दुकान में हर प्रकार का विकल्प है। केमिस्ट दवाई वही करते हैं जहां पे मार्जिन ज्यादा होता है। उसके पास वो जानता है कि सस्ती ये केमिस्ट है जो कि जेनेरिक दवा में सस्ती दवा। मैं जिस वक्त में आमिर खान का शो आया था जहां पे उन्होंने इश्यू उठाया था, तब से मैं जेनेरिक दवाइयां लिख रहा हूं रोजाना, और 90% पेशेंट मेरे वापस आ रहे हैं कि केमिस्ट कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी दवाई दूं, मुझे दवाई समझ में नहीं आ रही, इस नाम की वो ब्रांडेड दवाई मेरे पास नहीं है। डॉक्टर यादव, आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। ये तो चूंकि स्थिति पैदा कर दी गई ना, पैदा नहीं, जेनेरिक दवाइयां तो सरकार लॉ बनाए। मेडिकल काउंसिल कहती है कि जहां तक पॉसिबल है जेनेरिक दवाइयां लिखो, एग्रीड, हम लिख रहे हैं, लेकिन जेनेरिक दवाइयां मिल कहां रही हैं? कौन से केमिस्ट के पास जेनेरिक दवाइयां हैं? दिल्ली में सिर्फ 2 स्टोर हैं सरकार की तरफ से जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं। लेट देयर बी ए लॉ, लेकिन ये बताइए कि ये जो रिश्वत लेते हैं डॉक्टर, ऐसा आरोप है, और अधिकतर ले रहे हैं बहुमत। जहां तक आपने बोला 2 चीज हम लेके चल रहे हैं कि एक रिश्वत लेके चल रहे हैं कि डॉक्टरों की, और एक हम लेके चल रहे हैं फार्मा डॉक्टर रिलेशनशिप की। लोग कहते हैं कि मैं अगेन आमिर खान के शो को दोबारा बोलता हूं जहां पे बोला गया था कि एक डॉक्टर को 1,35,000 रुपए हर डॉक्टर को मिलता है। आई थिंक दैट्स ऑब्जेक्शनेबल, दैट स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्शनेबल। अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो। मैं काउंसिल के अंदर में हूं, हमारे पास अगर कोई ऐसी कंप्लेन आती है हम एक्शन लेंगे। मैं स्टेट काउंसिल के अंदर में हूं, लेकिन आप एक्शन लेंगे वो बात और है। सच्चाई बताइए, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति जैसे डॉक्टर यादव ने बोला कि 50% से ज्यादा है, मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं। करप्शन अगर करप्शन है तो उसी सोसाइटी का करप्शन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में होगा, जो आपके जर्नलिज्म में होगा। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, ये सही नहीं है।
जब हम यहाँ पर 2G की बात करते हैं तो फिर हम मेडिकल करप्शन की बात नहीं करते हैं। ठीक है। वो भी यही कहते हैं कि बाकी क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। हम कॉमनवेल्थ के भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो फिर हम उसमें मेडिकल या लीगल प्रोफेशन की बात नहीं करते। इसलिए आप अपने ये जो कहना कि दुनिया में हर चोर है तो चोरी बंद कहां से हो, मैं आपको मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक इश्यू लेके चल रहा हूं कि फार्मा डॉक्टर रिलेशनशिप का। ठीक है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि फार्मा से गिफ्ट ली जाए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं जो फार्मास्यूटिकल का एमसीआई का रेगुलेशन है। कोई डॉक्टर नहीं कहेगा कि गिफ्ट लेना सही है, उनसे जो टिकट लेना सही है नहीं लेना, लेकिन उसकी मैं उसकी बात नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि आज मैं जो एमबीबीएस में मैंने पढ़ा था और जो मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूं वो 100% डिफरेंट है। और मैं कहां से जाके आप बताएं कि ये कह रहे हैं कि नहीं वो जो है प्रतिशत बहुत कम है, पहली बात, और जेनरिक दवा लिखना जो है मुमकिन ही नहीं है, दवा मिलेगी। आप डॉक्टर के रूप में क्या मानते हैं? देखिए जी, मैं 3 टिप्पणियां करना चाहूंगा। पहली कि आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे चले गए हैं, और जो गलती सत्यमेव जयते में हुई थी कि जो प्रॉब्लम है उसको किसी ने डिस्कस नहीं किया है, वी आर ब्रश्ड अंडर द कारपेट। आज जो करप्शन मेडिसिन में है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक नून मात्र है। जो असली करप्शन है जिसका आप नाम नहीं ले रहे, डॉक्टर्ड रिसर्च, उसका आप शायद कोई समझ भी नहीं रहा कि डॉक्टर्ड रिसर्च क्या होता है। आप ये नहीं जानते डिजीज मॉन्गरिंग। बचपने में आपने देखा होगा 2 साल का बच्चा, उसको बुला के पूछते हैं बेटा क्या नाम है, और शर्मा के गलती से नीचे सिर कर लेता है। लेडीज को सिखाया जाता था कि भाई शर्मीले रहो। वो शर्मीलापन का आजकल मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री ने मिलकर एक नया सिंड्रोम बना दिया है, सोसाइटी एंजाइटी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और उसकी मार्केटिंग कैसे हुई है आप बाहर देशों में देखिए। ये हंसने का नहीं, ये सीरियस बात है। आप मुद्दों को भूल रहे हैं। आप तो 1,46,76,00,000 की जिसने चोरी को उसको भूल गए, और उसके चपड़ासी जिसने 10 रुपए रिश्वत दी थी, आप 10 रुपए के पीछे पड़ गए हैं। जो आप बातें कर रहे हैं जिसके ऊपर इतना लंबा डिबेट चल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो असली करप्शन जहां शुरू हुआ, आपने अच्छा मुद्दा उठाया है कि ये उसकी एडवर्टीजमेंट सुनिए आप। टू कोट एंड अनकोट सारे बस शेल्टर्स में लिखा है, इमेजिन इफ पीपल वर एलर्जिक टू यू, शर्मीलापन की वजह से। जो एक आभूषण माना जाता था लेडीज का, जो एक एट्रीब्यूट माना जाता था, उसको हमने $2.7 बिलियन इंडस्ट्री बना दिया, और दवाइयां बेची जा रही हैं ओवरनाइट ब्लॉकबस्टर ड्रग्स। प्रॉब्लम वहां है साहब। प्रॉब्लम है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड गाइडलाइन कमिटीज जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, और जिसमें कि पेड फार्मास्यूटिकल कंपनी से पेमेंट लेके वहां पे रिकमेंडेशंस हो रही हैं। तो ये जो डॉक्टर ने 2 रुपए की रिश्वत ले ली, किकबैक ले लिया, किसी ने डायग्नोस्टिक के ले लिया, ये हो रहा है, ये रैम्पेंट है। आपकी बात सही हो सकती है, ये रैम्पेंट है। नहीं, डिजीज मॉन्गरिंग एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन आम आदमी जिससे रोज रूबरू हो रहा है, जहां पर उसको 5 रुपए की दवा 500 रुपए में मिल रही है, आम आदमी वहां बहुत प्रभावित हो रहा है। तो कौन डिनाई कर रहा है? मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तो साफ बोल रहा हूं, अगर आज कोई ऑनेस्ट है तो या तो वो पकड़ा नहीं गया है या उसको मौका नहीं मिला है। दैट इज द स्टेट ऑफ ऑनेस्टी इन मेडिकल प्रोफेशन। दूसरी बात ये कह रहे थे कि जेनरिक दवा लिखना मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल है साहब, ऑर्डर आ गया ECHS का कि आप जेनेरिक दवाई लिखेंगे। हम कोई नाम लिख देते हैं, वो आर्मी में जाते हैं, उनको वो दवाई नहीं मिलती है तो मरीज लड़ पड़ता था। हम जेनेरिक दवाइयां सारी लिख के, मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल। मैं कह रहा हूं मार्केट के अंदर में जब वो केमिस्ट के पास जाता है, ECHS उनका इतना एक डिसीजन है, जब मार्केट में वो केमिस्ट के पास जाता है तो पेशेंट केमिस्ट के पास जाएगा तो केमिस्ट वही दवाई आज की डेट में दे रहा है जेनरिक के नाम पे, जहां पे उसको प्रॉफिट जाता है, जो गलत है। ये संस्कृति जेनरिक दवा की विकसित नहीं हुई है। हाँ, तो करना चाहिए। मैं कह रहा हूं सरकार को कंपलसरी करना चाहिए। नहीं तो वो आइडिया गलत नहीं है जेनेरिक ड्रग का, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आप आइडिया को बेकार नहीं बोल सकते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को इंप्रूव करिए। सरकार को कंपलसरी अगर जेनरिक करते हैं तो सारे डॉक्टर्स इसको वेलकम करेंगे। एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट। दैट्स वन। दूसरा, आज की डेट में तो फिर रिश्वत तो बंद ही हो जाएगी। फिर आप जो कहते हैं सारे नहीं है इसमें से दवाइयों की रिश्वत, जेनरिक में तो रिश्वत नहीं आज जब जेनरिक लिखोगे कौन सी कंपनी की जेनरिक, कौन सी कंपनी की लेगा? वही तो मैं कह रहा हूं, जेनरिक तो वही उसी को बंद करने के लिए। मैं सिर्फ डॉक्टर फार्मा रिलेशनशिप को एक दूसरी चीज के बारे में बात कर रहा हूं कि हम उनको डॉक्टर फार्मा रिलेशनशिप में बोलते हैं कि डॉक्टर फार्मा के साथ में रिलेशनशिप डेवलप क्यों हुई। जैसे इन्होंने जड़ की बात करी, वैसे जड़ की बात कर रहा हूं। जो मैंने पढ़ाई करी थी एमबीबीएस में, आज जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, जमीन आसमान का डिफरेंस है। मेरे को ये लास्ट 20 साल में किसने पढ़ाया? मेडिकल एसोसिएशन कुछ करती नहीं, मेडिकल काउंसिल कोई कोर्सेज नहीं करती, मेरे मेडिकल कॉलेज दोबारा मुझे बुलाया नहीं। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन फार्मा एंड एलाइड इंडस्ट्री जो कि कोर्सेज करती है, डॉक्टरों को बुला बुला के और पढ़ाती है।
मतलब आपका प्रशिक्षण बंद हो जाता है अगर कुछ आपको जानकारी ज्ञान नया मिलता है मिले ना। तो आज मैं कह रहा हूं सरकार फार्मा, सारे डॉक्टर्स फार्मा के साथ में अपना लिंक जीरो कर देंगे अगर सरकार एक सिस्टम बना दे कि हर साल अपने मेडिकल कॉलेज में आप 10 दिन के लिए जाइए, आपको अपडेट की नॉलेज मिलेगी। मैं क्या, कौन पढ़ाएगा मेरे को? मुझे इको सीखना था, मुझे अमेरिका जाना पड़ा। ये इनिशिएटिव जो है, प्रारंभिक पहल डॉक्टर की ओर से नहीं हो सकती है क्या? कौन करेगा? क्यों डॉक्टर कर सकते हैं ये पहल? कैसे करेगा? डॉक्टर इस कॉन्फ्रेंस करा सकते एजुकेशन के हैं। लिए पैसा कहां से आएगा? खाना कौन खिलाएगा? अल्टीमेटली तो खाना खिलाएगा ना, फिर फार्मास्यूटिकल आती है, आज हमसे ले लो पैसा, खाना हम खिला देते हैं, आप पढ़ा दो। कोई डॉक्टर जाएगा? इतने सेमिनार, इतनी गोष्ठियां विश्वविद्यालय में होती है, हाँ, मेडिकल कॉलेज चाहे तो संभव नहीं है। मेडिकल कॉलेज कुछ करने को तैयार नहीं है। तैयार जो चला गया कंपल्सरी करो ना, वही तो करो, ट्रांसपेरेंट करो, पॉलिसी चेंज करो। वही तो मैडम को बोल रहा हूं, पॉलिसी चेंज करो। ऐसी पॉलिसी बनाओ कि एजुकेशन कंपल्सरी करो। ऐसी पॉलिसी बनाओ कि अगर मैं एमबीबीएस निकला तो मुझे मेरा ही मेडिकल कॉलेज मेरे को हर साल 10 दिन के लिए बुलाएगा, साल में एक बार, और कंपल्सरी मेरे को अपडेट सिखाएगा। मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? मेरे पास में ऑडिटोरियम नहीं है पढ़ाने के लिए, मेरे पास में कहीं खाना खिलाने के लिए जगह नहीं है, कहां बैठ के सिखाऊं मैं? विच इज द ऑडिटोरियम? 40,000 डॉक्टर दिल्ली में है, तो 40,000 डॉक्टरों के लिए जगह कहीं पढ़ाने के लिए? मेडिकल कॉलेज ही पढ़ा सकता ना, वो पढ़ाने को तैयार नहीं है, उनके पास सिस्टम नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? नेक्सस बन गया, फार्मास्यूटिकल सामने आई, उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया, डॉक्टर्स ने पढ़ाना चालू कर दिया। तो खैर अब ये देखिए, इसमें लोग सहमत हो, उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया और उसका मकसद बड़ा अच्छा है, बड़ा पाक साफ है, इस पे भी बहुत विवाद है। लेकिन हम फिलहाल इस पे चर्चा भी नहीं करेंगे, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति, इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर, तो कहीं और क्यों जाएं? मिस्टर और मिसेस शर्मा ने कार ली लोन पर और किश्तों में चुकाने का वादा भी किया। कुछ दिन तो अच्छे गए, पर जब मिस्टर शर्मा किश्त नहीं चुका पाए तो बैंक ने उनकी कार जब्त कर ली। और जब मिस्टर शर्मा किश्त चुकाने गए तो आपकी गाड़ी तो हमने बेच दी। बेच दी? सॉरी सर। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। सुबह उन्होंने हमारी गाड़ी बिना हमें नोटिस दिए बेच दी। शर्मा जी कंज्यूमर फोरम गए, वहाँ फैसला ये हुआ कि बैंक उनको 1.5 लाख रुपया यानी कार की मार्केट वैल्यू, और जब से कंप्लेन लिखवाई है तब से अब तक की रकम पर पूरे 9% ब्याज दे। जागो ग्राहक जागो। हाँ, अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हाँ डॉक्टर सईदा हमीद, आप बताएं, क्योंकि आप तो योजनाएं में ही देखती हैं, किस हद तक मानती हैं कि भ्रष्टाचार है, उस कारण से आम आदमी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, और उस बारे में सरकार की क्या सोच है? देखिए, अभी जो मैंने अपने 2 कॉलीग से सुना, डॉक्टर अग्रवाल से और डॉक्टर यादव से, तो वाकई ये जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत एंग्विश है, और हमें अंदाजा नहीं है कि इन लोगों पे क्या गुजरती है। कुछ हम बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं, मगर हम कोशिश करते हैं कि हम इन लोगों से राय लेके, क्योंकि कटिंग एज पे तो यही लोग हैं। मुझे ये लगता है कि जहां डॉक्टर साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार, और ये एक जानी मानी बात है, मेडिकल प्रोफेशन हर एक प्रोफेशन से बिल्कुल अलग तो है नहीं, जो पूरे हमारे माशरे में जो हो रहा है मेडिकल प्रोफेशन में भी वही हो रहा है। मगर डॉक्टर जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसीहा है, और जिंदगी और मौत का जो एक स्ट्रगल है उसमें हम डॉक्टर ही की तरफ देखते हैं। तो मैं ये समझती हूं कि हमें, जैसा इन दोनों कॉलीग्स ने कहा, कि वाकई हम समझते हैं कि जेनेरिक ड्रग्स, लो कॉस्ट ड्रग्स जो हैं, क्योंकि जो पॉलिसी बनती है वो जाहिर है, जो यहाँ का एलीट, हमारे देश का एलीट तबका है, दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स। जो बनती है वो उस गरीब माशरे के लिए बनती है, जो गली मोहल्ले, गांव, अर्बन पुअर, जो वहां के लोग हैं। तो ये मैं ये सोचती हूं कि अगर ये जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत वजन है, कि अगर जेनेरिक ड्रग्स के लिए एक ब्लैंकेट ऑर्डर आता है तो उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए पॉलिसीज बनना। इसका मतलब ये है कि सरकार जो कुछ नीति बनाती है उसका हकीकत से कोई रिश्ता होता नहीं है। आप एक बना देते हैं कुछ नीति, और ये नहीं देखते हैं कि आखिर वो लागू होने की स्थिति में है कि नहीं है। नहीं, हमारी अगर कोशिश तो यही होती है कि जो हम बनाएं वो उसमें मैक्सिमम कंसल्टेशन करें, और जो हम बनाएं वो ये नहीं हो कि आसमान में कहीं झूल रही हो मगर जमीन में उतरने के काबिल हो। मगर जाहिर है जो बात इस वक्त चल रही है उसमें ये लगता है कि पिछले
बहुत सालों से सिर्फ ये सिर्फ ये बात जमीन पे नहीं उतरी है, आप जमीन योजना पे आयोग में नहीं है। देखती हैं, अभी कई घोटाले उत्तर प्रदेश से आए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात अगर हम करें, बार बार बात होती है कि हम जो है सो सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.4% स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। मांग होती है कि इसको बढ़ा के 6%, 8% तक किया जाए। नहीं, खैर वो तो बिल्कुल नहीं होती है। इस नहीं, वक्त जो मांग है। कमिटमेंट थी वो 12वीं योजना में कमिटमेंट थी कि 2017 तक 2.5% ऑफ जीडीपी। मैं वही कह रहा हूं कि आप कितना भी कर दें, जो भ्रष्टाचार जैसे उत्तर प्रदेश से खास करके सामने आया है, और ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में अकेला हुआ है, अन्य राज्यों में भी है, जगह 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 ये जो सारी योजनाएं, जो स्वास्थ्य योजनाएं बनती हैं आम लोगों के लिए, वो सारा पैसा तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। उसमें आप कितना भी बढ़ा दें, आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी? और उस भ्रष्टाचार में केवल डॉक्टर अकेले नहीं, और भी लोग शामिल हैं। लेकिन चूंकि डॉक्टर की अहम भूमिका है, इसलिए अहम भूमिका भ्रष्टाचार में भी होगी। देखिए, आप एक तरह से इतना स्वीपिंग जनरलाइजेशन मत करिए कि उसका कुछ पैसा गरीब के लिए और कुछ पैसा राहत के लिए नहीं पहुंचता। यकीनन भ्रष्टाचार है, और यकीनन यूपी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और जगह जगह देश में, स्टेट्स में ये हो रहा है। इवन इन द डेवलपिंग स्टेट, जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जो हमारी सदर्न स्टेट्स में केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, वहां भी चुटपुट ये नजर आता है। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने यकीनन हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दूर दराज के ट्राइबल एरियाज हैं, जहां माइनॉरिटीज रहते हैं, जहां शेड्यूल कास्ट रहते हैं, वहां जरूर उसका स्तर बेहतर हुआ है। ये नहीं है कि 7 साल से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने कोई उसमें किसी किस्म की तब्दीली ना आई हो। क्योंकि अगर आप अगर आप इसको इस नजरिए से देखें कि शुरू में इतना कम था हेल्थ में, इतना कम हेल्थ में जो प्रोविजन था वो इतना कम था कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। तो वहां से ह्यूमन रिसोर्स बिल्डअप हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है, मगर हाँ, यकीनन करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार में भी गया है। इसी तरह से अगर आप आंगनवाड़ी का प्रोग्राम देखें तो बच्चों के जो खाने पीने का आंगनवाड़ी का प्रोग्राम है, उसमें भी बहुत सा भ्रष्टाचार में पैसा चला जाता है। तो उसी के लिए हम डॉक्टर, हमारे जो कॉलीग्स बैठे हैं, इतने ये लोग काबिल लोग हैं और इस फील्ड में ये लोग हैं, हम इन सब की राय से ये मालूम करना चाहते हैं कि ई गवर्नेंस है, कोई और तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। हम क्या करें कि ये जो एक लीकी पाइप्स हैं, इससे ये ना हो कि सरकार का इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ जीडीपी जो हेल्थ की तरफ जाना चाहिए, वो लोगों के प्राइवेट पॉकेट्स में जा रहा है। अब चलते हैं पटना, वहां डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद हमारे साथ हैं, जो बिहार मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, आप बताएं, जो हम चर्चा कर रहे हैं चिकित्सा जगत में व्यापक भ्रष्टाचार की, आप किस हद तक सहमत हैं? आप क्या मानते हैं, किस हद तक भ्रष्टाचार है और डॉक्टरों की कितनी भूमिका आप उसमें मानते हैं? मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार सारे भारत में व्याप्त है, और भ्रष्टाचार में ये सारे भारत में व्याप्त है। भ्रष्टाचार में ऊपर से सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे तक सभी लिप्त हैं। 80% लोगों में ईमानदारी और बेईमानी एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है डॉक्टर साहब, अलग से नहीं है, सब हम लोग सब एक ही हैं। आपका विचार और ज्यादा तो नहीं सुन पाएंगे। हाँ, डॉक्टर ओपी यादव, आप बताएं। एक तो वो भी कह रहे हैं यही बात कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, डॉक्टर अग्रवाल भी यही कह रहे हैं हर क्षेत्र में, लेकिन इस कारण से मेडिकल जगत का भ्रष्टाचार तो माफ नहीं किया जाएगा। देखिए, माफ नहीं करिए, ये इसके अंदर रोल अकेला मेडिकल जगत का नहीं है। हम जेनेरिक ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की प्रॉफिट की बात कर रहे थे, इसमें हम ये भूल रहे हैं कि सोसाइटी का कितना रोल है इस भ्रष्टाचार में। मरीज आता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो आके कहता है कि साहब मेरे को दवाई आप बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के दे दीजिए। जिसके पास इंश्योरेंस है वो आके डिमांड करता है कि साहब मेरा एक्सरे नहीं सीटी स्कैन करेंगे। आप जेनेरिक ड्रग किसी इंश्योरेंस कवर्ड आदमी को लिख के दे दीजिए, वो सबसे पहला कहता है डॉक्टर साहब ये क्या दे दिया, महंगी वाली दवाई दीजिए। सो सोसाइटी भी एक्सपेक्ट करती है, दे एक्सपेक्ट कि हर बीमारी के लिए देयर शुड बी ए पिल फॉर एवरी इल। छींक आ गई तो वो तुलसी की चाय बना के नहीं पिएगा, ठीक हो जाएगा, वो डॉक्टर के पास भागता है। सो ये भी एक मदद देता है इसको। डॉक्टर यादव, ये ठीक है, जब ऐसे मरीज आते हैं जिनको महंगी दवा चाहिए, महंगी जांच चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं होता है।
ऐसे लोग आते हैं, मैं मानता हूं उनको संतोष नहीं होगा, आप महंगी दवा नहीं लिखेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। दूसरा, आप कंपल्शन देखिए, आपने मेडिकल इंडस्ट्री बोल दिया और मरीज को आपने कंज्यूमर डिक्लेयर कर दिया है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो, क्यों कहते हैं डॉक्टर प्रोफेशन इज गॉडली? डॉक्टर भी फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्री बना के नो होल्ड्स बार्ड मार्केटिंग करता है। आपको छींक आ गई, लेकिन 1000 में से एक चांस है कि आपको कैंसर हो सकता है। आप उस छींक का इलाज करिए जो तरीका आप बता रहे हैं, और 1 महीने बाद आप कहिए सीटी स्कैन कराएंगे, डॉक्टर कोर्ट में होगा फॉर डिलेड डायग्नोसिस। लेकिन ये जो कह रहे थे, ये मॉडर्न सोसाइटी के दूसरे मुद्दे पे आ रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि चूंकि मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई इंतजाम नहीं है, तो उसमें ये केवल दवा कंपनियां ही आपको इस तरह का प्रशिक्षण दे रही हैं। नहीं जी, मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आजकल ई गवर्नेंस आ गई है, जैसे मैडम हमीद ने बताया, उसी तरीके से ई एजुकेशन, जितनी नॉलेज मुझे चाहिए मेरे को इंटरनेट पे मिलती है नॉलेज। डॉक्टर के अग्रवाल साहब ही इतना बढ़िया डेली न्यूज़पेपर निकालते हैं जिससे वो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन पूरे हिंदुस्तान को देते हैं। इंडिया में 7 लाख डॉक्टर्स हैं, पूरे इंडिया में 7 लाख डॉक्टर्स हैं, और मैं 2 साल से इकट्ठे कर रहा हूं ईमेल्स। मेरे पास सिर्फ 70,000 ईमेल्स मिले अभी तक। तो ई गवर्नेंस सिर्फ 70,000 डॉक्टरों के लिए है। अभी भी 6,20,000 डॉक्टरों के पास में ईमेल्स नहीं है, जो यूज नहीं कर रहे हैं। ईमेल होगा, आपको जवाब नहीं है। हम सब जगह से इकट्ठे कर चुके हैं, सारी काउंसिल्स में निकाल चुके हैं। किसी हम सारी ईमेल ही नहीं, उनके पास ईमेल अपना एड्रेस है नहीं, बच्चों के हैं, अच्छा, अवेलेबल नहीं है, दे डोंट ओपन। मैं 70,000 लोगों को रोज ईमेल भेजता हूं, ओपनिंग रेट इज ओनली 2000। ई गवर्नेंस अगर मैं लेके चलूं, अगर मैडम 350 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दें और कंपल्सरी कर दें कि हर डॉक्टर को 5,000 रुपया स्टेट काउंसिल जबरदस्ती पढ़ाएगी, नहीं तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, वो एक आंसर निकल के आएगा। दूसरा आंसर क्या आएगा? डॉक्टर ओपी यादव ने बोला कि आप MRI CT स्कैन अननेसेसरी क्यों कराते हो? निजाम इंस्टीट्यूट का जो केस हैदराबाद का है, 1 करोड़ रुपया डॉक्टर के केस में सिर्फ इसलिए फाइन हुआ कि तुमने MRI क्यों नहीं कराया, CT स्कैन की बेसिस पे तुमने ऑपरेशन क्यों कर दिया। अगर MRI कराते तो ये हो जाता। 1 करोड़ रुपए का फाइन हुआ है, डॉक्टर्स डर जाते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन करा लो, कल फंस गए तो क्या होगा। तीसरी चीज, एक आम डॉक्टर जीपी 100 रुपए में डिस्पेंसिंग करता है, पेशेंट को देखता भी है, दवाई भी देता है, सब कुछ करता है। कहां से करप्शन आ गया? कहां से डॉक्टर फार्मा रिलेशनशिप आ गई? 100 रुपए में डिस्पेंसिंग कैसे करेगा वो? उसकी फीस 100 रुपए के अंदर में, वो देख भी रहा है, दवाई भी दे रहा है 100 रुपए के अंदर में। करप्शन कहां से आ गया? करप्शन तब मैं मानूंगा अगर जीपी बोले कि 3,000 रुपए चार्ज कर रहा है, 100 रुपए की दवाई दे रहा है, 2,900 रुपए कमा लिया। 100 रुपए की डिस्पेंसिंग में हम बोल रहे हैं कि 80% में नहीं होगा, 100 में नहीं होगा, लेकिन केवल 100 रुपए का ही मसला है। एक डॉक्टर 35, या आज मेरे को प्रैक्टिस चालू करनी है मेरे को, तो 35 एक्ट है मेरे ऊपर, क्लियरेंसेस चाहिए मेरे को, 35 क्लियरेंसेस, और हर क्लियरेंसेस बिना करप्शन के नहीं है। मेरे को आप दीजिए कि मेरे को क्लिनिक खोलना है, आप बोलो कि आपको सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जितने भी एक्ट्स हैं, सब एक्ट्स के अंदर में आपके यहां पे जो होगा प्रायोरिटी मिलेगी मेरे को। वहां ये सारे व्यापारी भी यही कहते हैं कि हमको इतना वहां देना पड़ता है। मैं उसकी बात देने की बात नहीं कर रहा, मैं देने की बात नहीं कर रहा। एक ब्रेक ले लेते हैं, बने रहे हमारे इस कार्यक्रम के साथ, हम चर्चा भी जारी रखेंगे। इश्तिहार देखकर कई बार हम उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, ये हमें गुमराह भी कर सकते हैं। राधा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर ली, पर जब वो नौकरी के लिए गई तो आपका कॉलेज तो किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही इसे यूजीसी की मान्यता प्राप्त है। बट सर ये तो देखिए, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। राधा ने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट की। फोरम ने उसकी फीस 12% ब्याज के साथ उसे लौटाई और कॉलेज से इश्तिहार भी दिलवाया। ना ही यूजीसी और ना ही किसी यूनिवर्सिटी से ये जुड़े हुए हैं। जागो ग्राहक जागो। अंतराल के पहले डॉक्टर अग्रवाल कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है उस हद तक सत्य नहीं है। हाँ, अब पहले हम सुन लें डॉक्टर अमिता सईद को। हाँ। मैं तो आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ये आपने जो सब्जेक्ट रखा है, फार्मा एंड करप्शन एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मुझे ये लगता है कि हम एक अर्बन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हमारे देश की सच्चाई क्या है? मुझे याद है कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में मैं मुखाड़ा और जवाहर तालुका में गई, जहां मैंने इतना अच्छा एक एग्जाम्पल देखा, जहां के कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग से उन लोगों को, उन गरीब ट्राइबल लोग इतना एम्पावर हो गए कि वो सवाल और जवाब कर सके अपने राइट्स को लेके एज फार एज देयर ट्रीटमेंट इज कंसर्न। तो मैं ये समझती हूं कि जहां मेरे बहुत काबिल मेरे कॉलीग्स हैं,
मगर आप एक अर्बन सेटिंग में प्रैक्टिस करते हैं, मगर आपका दिल तो यकीनन उन लोगों में पड़ा हुआ है जो उन रूरल एरियाज में रहते हैं जहां जिनको कुछ भी मयसर नहीं है। और जो आप पे इतने केसेस होते हैं, आई एम वेरी सिंपैथेटिक। डॉक्टर हिल नहीं सकता क्योंकि उसको नहीं पता कल क्या उसको कोर्ट के क्या ऑर्डर आ जाए, कितना बड़ा उस पे इतनी बड़ी चपेट आ जाए। मगर असली जो हमारे जिन लोगों के लिए हमें सबसे ज्यादा अपने सोच को विस्तार देना है, वो लोग हैं कि जिनके पास वो वंचित हैं हर तरह के मेडिकल डायग्नोस्टिक से, ट्रीटमेंट से, डॉक्टर से, दवाओं से। और वहां वही RMPs, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो गली गली चप्पे चप्पे पे रहते हैं और वही लोग डिस्पेंस करते हैं, वही लोग उनकी जिंदगी और मौत के वही लेट अस थिंक ऑफ द यानी थोड़ी से अर्बन एलीट जो हैं वो तो यकीनन बहुत हार्म भी पहुंचा सकते हैं और डॉक्टर्स उनके बहुत मोहतात रहते हैं, मगर हमारा असली अटेंशन कहीं और है। बहुत संक्षेप में छोटा सा 2 पॉइंट ले लेता हूँ। नहीं, 2 मिनट समय नहीं, अब 30 सेकंड समय बचा है। 30 सेकंड के अंदर में एक तो जैसे मैडम ने कहा कि डॉक्टर गांव में नहीं जाते, आप फैसिलिटीज दो, आप उनका इनकम टैक्स 2 साल के लिए माफ करो, MBBS में 1 साल कंपलसरी करो, MD में 1 साल कंपलसरी करो, DM में आधा साल कंपलसरी करो। और दूसरा डॉक्टर यादव ने बोला था कि CPA, अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर्स धर्म का, अगर ये डॉक्टर का नोबल प्रोफेशन है तो डॉक्टर को आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्यों डाला? अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डाला है तो फिर डॉक्टरों को एडवर्टाइजमेंट अलाउ करो, मार्केटिंग अलाउ करो। आप ये नहीं कह सकते कि वैसे तो CPA के अंदर में हो, वैसे तो आप कंज्यूमर हो, जितनी बातें आप कह रहे हैं, अगर पेशेंट भी देखता है कि कितनी ईमानदारी से डॉक्टर हमारी सेवा कर रहे हैं, वो जानते हैं फला डॉक्टर है, सस्ती दवा लिखता है, जांच कम लिखता है, और अगर उससे कोई ऐसी चूक हो भी जाए तो डॉक्टर उसको कोर्ट में, मरीज कोर्ट में नहीं जा रहा है। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी अगर मैडम की तरफ से निकल के आती है, 10 सेकंड डॉक्टर यादव कुछ करना है तो आप करें, फिर हम समाप्त करेंगे। देखिए साहब, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी आंसर एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने 100 साल पहले बोला था। उन्होंने कहा था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट प्राइमरीली ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट and only secondarily on institutions like court of justice and police. कानून आप जितने मर्जी ले आइए, जब तक हमारी बेसिक एजुकेशन एट द ग्रास रूट लेवल, सोसाइटल चेंज, एम्पावरमेंट ऑफ पेशेंट, उन मुद्दों को आप नहीं देखेंगे, आप जितने मर्जी वो कानून जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बोल दिए और आप पिछले 20 साल से लगा रहे हैं, कोई आइंस्टाइन साहब की टिप्पणी के साथ ही चर्चा को समाप्त करने डॉक्टर यादव, डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर हमीदा सईद और पटना में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, आप सबों का बहुत धन्यवाद।